मैं प्रोफेसर यूके झा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, डीपीबीएस पीजी कॉलेज, आज आप सबको भारतीय संविधान का जो एक महत्वपूर्ण विषय है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो प्रावधान है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्व को सम्मिलित करने का जो उद्देश्य था, वो था संविधान की प्रस्तावना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना, एक ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्त हो सके। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये दोनों ही प्रावधान हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। आप देखें कि मौलिक अधिकार एक प्रकार से राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। वो एक तरह का नकारात्मक निर्देश है जो राज्य से ये कहता है कि आप इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सकारात्मक निर्देश हैं। आप देख सकते हैं हेडलाइंस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट से यहाँ मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उनकी जो व्यवस्थापिका है या कार्यपालिका है, उनको एक प्रकार से निर्देश दिया गया है कि जब आप अपनी नीतियों का, जब आप कानून का निर्माण करेंगे तो उसमें उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जिसका उल्लेख संविधान के इस चैप्टर में किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप लागू होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का संवैधानिक कानून है। लेकिन दूसरा जो प्रावधान है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अपने आप लागू नहीं होता है। जब तक इसको लागू करने के लिए कानून नहीं बनेगा, आप किसी न्यायपालिका में इसको चुनौती नहीं दे सकते। यानी आप ये कह सकते हैं कि जहां मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिसेबल हैं, ये नॉन जस्टिसेबल है। मौलिक अधिकारों के चैप्टर में ज़्यादातर व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में सामूहिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना, लोगों को अधिकार देना। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के जो प्रावधान हैं उसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर है। दोनों का उद्देश्य एक है कि देश में एक मजबूत प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। लेकिन हमारे संविधान निर्माता अच्छी तरह जानते थे कि हम सभी अधिकार एक साथ नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने जो अधिकार तुरंत देने की स्थिति में थे उसको तो मौलिक अधिकारों के चैप्टर में सम्मिलित किया, और जो उनको लगता था कि जनता को मिलनी चाहिए लेकिन उसमें समय लग सकता है क्योंकि संसाधन हमारे सीमित हैं, तो उसको उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कितने प्रकार के हैं। देखिए, संविधान में कोई इसका स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है, या इसमें आप कह सकते हैं कि कोई क्रमबद्धता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको वर्गीकृत करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, कुछ कई ऐसे प्रावधान हैं जो समाजवादी सिद्धांत से प्रभावित है, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, और अन्य जो प्रावधान हैं वो उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जो अवधारणा होती है, जिसको हम कहते हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, उससे प्रभावित माना जाता है। देखिए, ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, समाजवादी सिद्धांतों से प्रभावित प्रावधान हैं, उसमें ये कहा गया है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता प्रदान करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि राज्य जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। इसके लिए
समुदाय के भौतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करेगा कि सामूहिक हित को बढ़ावा मिले और धन और उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयत्न किया। तो इस तरह से कई प्रावधान हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। उसके बाद आता है कुछ गांधी जी के विचारों को। गांधी जी का अपना आदर्श था, आप सबसे बड़ा आप जानते हैं कि उन्होंने ग्राम स्वराज्य की बात की थी, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात की थी। तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के इस भाग में यानी नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। इसी प्रकार गांधी जी का ये कहना था कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलनी चाहिए, सहकारी समितियों को मजबूत किया जाना चाहिए, गो हत्या और मद्यपान पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो इन सब तथ्यों को इन प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आता है उदारवादी सिद्धांत। आप ये देखें कि जैसे सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू हो, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा दिया जाए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए और न केवल राष्ट्रीय आंतरिक प्रशासन के बारे में बल्कि विदेश नीति के बारे में भी कहा गया है कि भारत का जो एक आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम का यानी संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में माना, वो इस आदर्श के अनुकूल अपने विदेश नीति का निर्धारण करेगी और अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर ये प्रावधान आ तो गया और सरकार आप देखें कि एक तरफ मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको असमान व्यवहार नहीं करना है, आपको इन स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप नहीं करना है, और दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व नैतिक जिम्मेदारी सोचता है कि राज्य को अपनी नीतियों का निर्धारण किन सिद्धांतों पर करना चाहिए। तो ये प्रारंभ से ही एक विवाद का विषय बन गया कि किसको वरीयता दी जाए, क्योंकि कई संविधान विशेषज्ञों जैसे गैब्रियल ऑस्टिन हैं, इस तरह के विद्वानों ने ये माना कि दोनों ही प्रावधान यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये एक प्रकार से संविधान की आत्मा है। लेकिन प्रारंभ से ही विवाद शुरू हुआ तो 1951 में पहली बार यह विवाद जब सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसको कहा जाता है चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये तो स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही यही भी कहा कि संसद को यह अधिकार है कि वह इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और इसी आधार पर हमारी सरकार ने संविधान में पहला संशोधन किया, चौथा संशोधन किया, उसके बाद भी संशोधन किए। तो इन सब संशोधनों से कई नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की कोशिश की गई। लेकिन उस समय कई ऐसे मुद्दे थे जो विवादित थे और बहुत से लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो एक विवाद आया गोलकनाथ केस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया और साफ तौर पर कहा कि सरकार मौलिक अधिकारों के प्रावधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद सरकार के लिए संकट पैदा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, 1971 में इसमें संशोधन किया और ये कहा कि नहीं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का संसद को अधिकार है, वो किसी भी अधिकार को संशोधित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकार को यह अधिकार है कि वह संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए कोई कानून बनाती है तो इसको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह समानता के अधिकार या संपत्ति का अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। अब यह विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसको केशवानंद भारतीय केस कहते हैं। 1973 में ये जो केस था
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित निर्णय लिया। उसने ये कहा कि न्यायपालिका को जो न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है वो तो इंटैक्ट है, उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, संसद चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी एक बीच का डिसीजन लिया और ये कहा कि न्यायपालिका को हर तरह के जो इस तरह के कानून बनाए जाते हैं किसी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, उसकी समीक्षा करने का अधिकार है। यानी उनको जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो उनका इंटैक्ट है। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने संविधान में फिर से संशोधन किया और 42वां संशोधन, जो कि एक ऐतिहासिक संशोधन माना जाता है, उसमें सभी प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई मौलिक अधिकारों पर। और ये कहा गया कि इसको लागू करने के लिए अगर कोई संशोधन किया जाता है तो उसको कोर्ट खारिज नहीं कर सकती, उसको नहीं बदल सकती। यह विवाद बाद में अंतिम तौर पर आप कह सकते हैं कि 1980 में जाकर सेटल हुआ, जिसको कहा जाता है मिनर्वा मिल विवाद। इस विवाद में ये कहा जाता है कि कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को फिर से दोहराया, एक तरह से संशोधित किया। उसने ये कहा कि ठीक है, सरकार को नीति निर्देशक तत्वों की लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों के चैप्टर में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकती कि संविधान के मूल ढांचे का ही उल्लंघन होता हो। और इस प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन था उसको इंटैक्ट रखा गया और ये कहा गया कि ये इंटैक्ट है। और इस प्रकार से एक संतुलन बनाया गया कि हाँ, सरकार चेंज कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका को जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, वो किसी भी कानून की समीक्षा का अधिकार जो संविधान द्वारा उसे प्रदान किया गया है वह इंटैक्ट है, यानी कायम है। अब आप देखें कि ये विवाद शुरू से ही उठता रहा कि आखिर नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। हमारे संविधान सभा में ही इस पर विवाद हुआ था और एक मेंबर थे केटी शाह, उन्होंने कहा कि ये तो केवल पायस विशेष यानी पवित्र इच्छाएं हैं, जिसको लागू करना या ना करना, उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वो इसका भुगतान करे या ना करे। यानी कई लोगों ने ये कहा कि अरे इसका क्या है, जब इसके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, जब ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि आप किसी सरकार को बाध्य नहीं कर सकते नीति निर्देशक तत्वों के पालन करने के लिए, तो इसका क्या महत्व है। इसका उत्तर डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छे ढंग से दिया था। उनका ये कहना था कि हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं और प्रजातंत्र में जनता सुप्रीम होती है। जनता को पता है कि नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को क्या निर्देश दिया गया है, अगर वो उसका पालन नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में वो उनको पराजित करते हैं। यानी इसके पीछे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो सैंक्शन है वो जनमत की शक्ति है। आप जानते हैं कि इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही आज़ादी के बाद से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया, न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया गया, पंचायतों को सक्रिय किया गया, उनको पर्याप्त अधिकार दिए गए, कई गांधी जी के आदर्शों को लागू किया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारा परिवर्तन, और आप सभी जानते हैं कि बाद में कुछ और प्रावधान किए गए कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, जिसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था, लेकिन इसको नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही किया गया। उसमें सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इसके लिए जो प्रभावी कदम सोचे वो उठाए, और उसके बाद ही 86th अमेंडमेंट पारित करके इसको मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया गया। तो निश्चित रूप से संविधान का जो हमारा जो संविधान है उसका एक लक्ष्य है कि एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कायम करना जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके।
और सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। तो आज ये स्थिति है, ये माना जाता है कि दोनों ही प्रावधान अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, और वो वैध है या नहीं है, उचित है या नहीं है, इसकी समीक्षा करने का अधिकार हमारे न्यायपालिका के पास विद्यमान है। तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। दैट्स ऑल। ऑफ करते हैं।